तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले त्रिशम पंचशील से। यमहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निठितं आमभन्ते। पानातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतियन्ति
Silena bhoga sampada silena nibbutiಂ yanti tasma siddhang visodhaiti आमनन्दे sadhu साधु sadhu साधु sadhu साधु Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang sambuddha vija charana sampanno sugato lokavidu anuttara purisa dhamma sarati satta deva manusan Buddha Bhagavati Savakhato Bhagavata Dham Sandetiko Akaliko Yehi Pasiko Vapanayiko Pachatang Vedita Bhaviyuyiti Supatipanno Bhagavata Savaka Sangha Ujupatipanno Bhagavat Savaka Sangha Yaya Patipanno Bhagavat Savaka Sangha Yadidang Chatari Purisa Yugan Atha Purisa Pughala Yesa Bhagavat Savaka Sangha Ahunaya Pahunaya Dakinaya Anjali Karaniya Anotarang Tuyang Keta Lokasati Karaniya Mata Kusalena Yantang Sad Padang Abhisamecha Sakwa Ujucha Sujucha Suvachuacha Samudu Anatimani Sandu Sakocha Subharocha Apakichocha Salauka Sandrindriyocha Nibhakocha Apagabakulesu Anugidwa Nachakud Samachare kinche enayo pare upavadehwa sukhinov kamino hontu sabbasat bhavantu sukhitata yekechitana bhutasi Vasavathawarawa anavasesa dighavaya mahantav Najimara saka anukatula dekhav Yeva adhika yecha dure vasanti avidure bhutav Sambhave siva sabbe sat Bhavantu sukhitata yeke chipana bhutasi Kasavathawarawa anavasesa dighavaya mahantav Majimara saka anukatula dekhav Yeva adhita yechadur Vasanti avidure bhutav Sambhave siva sabbasat Bhavantu sukhitata naparo aparang nikubet Nati mayata kata chinang kinchi byarosan Batiga saya naya maya sadukamiche Mata yatha niyang kutang ayusa Eka puta manurakya yevanti sababutes
मानसं भावये अपरिमाणं नेतं च सबलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाण ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवाद अवेरं असपातं तीर्थं चरन्निसिनो सयानो वायावता स इगदमिन् एतं सदि अदितेय ब्रह्ममेत विहारं इदमावधितिं च अनुपगमशीलव दशनेन सम्पन्नो कामेषु विनयजेद् नयि जातु गब्बसे पुनरेतेति स्वबपापसकरणं कुशलस उपसम्पदं सचेतपर्यदपनम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमें लोके परं च नतावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरम् एतेन च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम माता जी। सभी को जय भीम। तो आज हमारा ये तीसरा ट्रेनिंग का दिवस है और यह अंतिम दिन है क्योंकि हमने 2 दिन समाप्त कर दिए और 2 दिनों में काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझने की कोशिश की। कल हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरह से हमने अपने प्रोग्राम की तैयारी करनी चाहिए और हमारी क्या अपनी जिम्मेदारी है, ऐसी कई बातों को हमने देखने की कल कोशिश की थी। तो उसी तरह से आज भी हम लोग इस सुबह के सेशन में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ पहलुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमें जो अधिकार मिले हैं उसकी वजह से ही हम अपना जीवन सर्वाइवर करते हैं और वही हमारे लिए एक बड़ी शक्ति और बड़ी एक ताकत मानी जाती है। यदि संविधान ना हो तो किसी भी प्रकार की चीज़ों को हम लाना काफ़ी मुश्किल माना जा सकता है और इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक नागरिक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में प्राइमरी रूप से कुछ बातों को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। और इन बातों पर यदि हमने ध्यान देने की कोशिश की तो इसका ज्ञान हमें भी होता है और साथ में हम दूसरों को भी इसका ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि नागरिक होने के नाते
कई लोगों को अभी भी, सामान्य जनता को इसकी जानकारी नहीं है, और जब उनको, सामान्य नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए वे उतने सचेत नहीं होते और अपने नागरिकता का जो पालन है वो बखूबी से नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमी जो है वो देखी जाती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शंका जताई थी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद उन्होंने एक शंका जताई थी कि संविधान कितना अच्छा भी हो, यदि चलाने वाले लोग यदि शैतान होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है, और चलाने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। इस पर उन्होंने बड़ी बखूबी से अपनी बातों को प्रस्तुत किया था, और बहुत ही मेहनत करके 2 साल 11 महीने 17 दिन में ये भारतीय संविधान उन्होंने बना कर दिया था। एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं, और उन्होंने ये शंका भी जताई थी, इसलिए भारतीय संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ खास विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार का है, क्योंकि अभी भी सामान्य से सामान्य या नागरिक जो है भारत का, वो अनभिज्ञ है भारतीय संविधान से, और इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। तो यह है भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो इसमें है कि भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। इसमें 24 भाग और 404 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और इसमें 100 से भी ज्यादा अभी तक जो है वो संशोधन हो चुके हैं। और भारत का संविधान, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विशाल है, और देश की परिस्थितियों के आधार पर भौगोलिक सामाजिक विभिन्नताओं के अनुकूल इसका निर्माण किया गया है, और इस संविधान में सभी नागरिकों को सुनिश्चित, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, और यह एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। देश न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही किसी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इसलिए इस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है कि इसमें किसी एक धर्म को कोई ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता और न किसी धर्म के बारे में हस्तक्षेप किया जाता है। देश में भारतीय संविधान के अनुसार राजा की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि इसके स्थान पर राष्ट्रपति को प्रावधान दिया गया है। और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है। राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का विशिष्ट विभाजन किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों में यदि विवाद होता है तो निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय है। केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। उसे अधिक कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य की सत्ता को भंग किया जा सकता है, परंतु केंद्र की सत्ता को नहीं किया जा सकता। संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। इन्हें हमारे देश में यदि देखा जाए तो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, और उसका राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट जनता वोट जो है वो राष्ट्रपति को नहीं देती है। यानी देश में जो चुने गए लोग हैं, प्रतिनिधि के तौर पर जो चुने जाते हैं, वे ही राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं, और इसलिए इस चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहा गया है।
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, यानी राष्ट्रपति है देश का प्रमुख, लेकिन उसके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो मंत्री परिषद जो है उसको सलाह देने का काम करता है। और वह परिषद संसद के प्रति जवाबदेह होता है। संसद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाता है। यानी हमारे देश में यदि संसद का इलेक्शन होता है तो संसद के इलेक्शन में डायरेक्ट जनता जो है वो चुनती है, और चुनने के माध्यम से वह एक प्रकार से देखा जाए तो वह प्रत्यक्ष रूप से उसको चुनने का काम करती है। यह एक खासियत है भारतीय संविधान की। इसके बाद में है कि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, यानी कोई भी राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता और न ही किसी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये राज्य के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि कोई भी राज्य जो है चाहे उस राज्य में पर्टिकुलर एक जाति या उस धर्म के लोग रहते होंगे, फिर भी उस अपने धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे सकता और किसी भी धर्म के मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अमेरिका की तरह भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी किसी भी राज्य में रहने वाले जो नागरिक है वो केवल भारत के नागरिक होते हैं। मतलब अलग अलग प्रदेशों में कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लिया है लेकिन फिर भी वो देश का नागरिक कहलाता है। इस तरह की व्यवस्था भारत के अंदर में की गई है कि वो कहीं का भी जन्मा हो, कहीं पर भी रहने वाला हो, लेकिन वो देश का नागरिक कहलाता है। भारत का संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है। इसकी खासियत है कि ये इतना कठोर है लेकिन उसके साथ साथ ये उतना लचीला भी है। और कुछ अनुच्छेद संसद के विशेष बहुमत से परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी जो संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद लिखे गए जो आर्टिकल है वो संसद के बहुमत से परिवर्तित किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। और दूसरा कि कुछ प्रावधानों को आधे से अधिक राज्यों यानी विशेष बहुमत और कुछ प्रावधान सिर्फ साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान में कुछ संशोधन जो है वो बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। इसकी एक खासियत है कि बहुमत के आधार पर इसका संशोधन किया जा सकता है। राज्यों की शक्तियों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। राज्य किसी भी नागरिकों के, भारत में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है ताकि नागरिकों के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिकार लिखित है और इसके उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब यह अधिकार लिखित है और यदि मान लिया जाए इसका कोई उल्लंघन करता है तो अदालत में, न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। इस तरह का प्रावधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे उद्देश्य और दिशा निर्देश है। जिसका नागरिकों के कल्याण के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से कार्य करने हेतु राज्य को दिशा दिखाने के लिए बनाए गए हैं। तो यह है भारत के संविधान की विशेषता, खासकर जो कि दुनिया भर के जितने संविधान है उन सभी संविधानों में ये सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। और इसकी इस तरह की विशेषताएं हैं और इस विशेषताओं में काफी कुछ हद तक व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए सभी के साथ में समानता का व्यवहार करने के लिए जो कुछ भी विशेषता लाई गई है मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, और कोई भी किसी भी तरह का यदि उल्लंघन करने की कोशिश करें तो उन्हें दंडित करने की भी बात कही गई है और वे न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में ही बात कही थी कि भारतीय संविधान को सौंपते हुए पंडित राजेंद्र प्रसाद के पास तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शंका जताई थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि चलाने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है, और यदि चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। तो उनकी ये मेहनत थी, परिश्रम था, जिनके माध्यम से उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसकी खास विशेषता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। यदि इसकी समझ यदि है तो काफी कुछ हद तक हम भारतीय संविधान के मर्म को जान सकते हैं और इसलिए इसको मौलिक अधिकार का नाम दिया गया। ये कोई साधारण अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार की अपनी एक कीमत है, अपनी एक अस्तित्व है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले के काल में हमें अधिकार नहीं दिए गए थे और जब अधिकार नहीं दिए गए थे तो हम किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते थे। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले यह मौलिक अधिकार की बात कही है। उससे पहले हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 1 में जो भारत का नाम है वो भारत और इंडिया रखा गया है। और जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान शब्द का अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह जो बड़े बड़े से बड़े नेता जो कि पार्लियामेंट में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह शब्द कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि भारत का नाम सिर्फ भारत और इंडिया है जो कि अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है और हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस बातों को भी हम गंभीरता से समझने की कोशिश करें। हमारा देश का नाम भारत और इंडिया और इसके अलावा और कुछ नहीं है भारतीय संविधान में। फिर हमारे मौलिक अधिकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ये है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूलभूत अधिकार है जो आर्टिकल 12 से 14 से लेकर ये 31 और 32 तक इसका समावेश किया गया है। और इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार दिया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार का भेदभाव करते नहीं आएगा। यदि किसी ने किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की कोशिश की तो उसे सजा मिल सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और नैतिक क्षमता का विकास नहीं कर सकता। यदि ऐसा प्रावधान किया गया है तो उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का भेदभाव के बिना हम अपना विकास कर सकते हैं। इस तरह की बात इस संविधान में लाई गई है और इसलिए एक प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है और ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए 14
आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल तक, जो कि हम मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार इसे हम मानते हैं। यानी समता का सिद्धांत है, जो कि निष्पक्षता के साथ, यानी किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं और विपक्ष नहीं, बल्कि निष्पक्ष होकर यह अधिकार जो बल देता है। और इसमें समाज के प्रत्येक नागरिक को आत्मविकास का सम्मान, यानी उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि समानता के आधार पर वो अपने जीवन को जी सके। और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। और ये प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनमें किसी भी प्रकार से जो कुछ भी आधार है, नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग कोई भी हो और उसका जन्म स्थान कोई भी हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नागरिकों के लिए जो कुछ भी सार्वजनिक दुकानें होगी, मनोरंजन की जगह होगी, तालाब होंगे, कुआं होगा, इसका इस्तेमाल करने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। और इसमें चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई भी हो, SC, ST, OBC या जो भी अन्य समुदाय के लोग हैं, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते ही है कि भारत के अंदर में पानी पीने से लेकर सार्वजनिक कुओं पे, तालाबों पे, स्नानागारों पे यहाँ पर भेदभाव किया जाता था और उनके साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, जाति के नाम पर भी सताया जाता था। और इसलिए ये प्रमुखता से बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान में रखते हुए समानता का अधिकार लाए कि कोई भी नागरिक भारत का लिंग हो या जाति हो या धर्म हो या रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यह किसी भी सार्वजनिक जगहों पे, जैसे कि दुकान है या फिर मनोरंजन के साधन है या तालाब या कुआं इत्यादि जगहों में जो कुछ सार्वजनिक जगह है, वहां पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरह की समानता का जो अधिकार है वो सभी के लिए भारत के नागरिकों को वो प्रदान किया गया है। वो किसी भी जगह में जन्मा हो, लेकिन उसके साथ में समानता का अधिकार होना ही चाहिए। तो ये प्रथम बात है जो हमें अपने अधिकार के रूप में मौलिक रूप से हमें प्रदान की गई है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि यह भी हमें नहीं था, इसलिए हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें इन बातों को समावेश किया गया है। यानी कहा गया है कि मनुष्य जो है वह अपने जो कुछ भी अभिव्यक्ति है, भाषण की अभिव्यक्ति है, उसके लिए स्वतंत्रता है कि हम अपने स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। यानी हमें वे विचार दिए गए हैं, उस विचारों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शांति के आधार पर, यानी बिना किसी शस्त्र के या बिना किसी हथियारों के सभा सम्मेलनों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की प्रस्तुतिकरण की जा सकती है, या कोई संस्था के माध्यम से या संघ की स्वतंत्रता के आधार पर वह अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। और इसमें कोई भी किसी को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ भारत का नागरिक कहीं पर भी जाकर कोई भी व्यवसाय कर सकता है, अपने नियम के आधार पर, अपने कानून के आधार पर, उसको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। तो किसी भी जगह रहने वाला हो, लेकिन वह व्यक्ति अपने व्यापार करने के लिए भी वह स्वतंत्र है, अपनी बातों को कहने के लिए भी काफी हद तक स्वतंत्र है। इस तरह का अधिकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में दिया गया है। फिर कहा गया कि भारत का जो भी नागरिक होगा, चाहे वह अपने भाषण के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, वीडियो और रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से और चलचित्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपने विचारों का प्रगटीकरण कर सकता है, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। उसको अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात यह एक महत्वपूर्ण जो है वो अधिकार है, लेकिन इसके लिए खास बात मानी जाती है कि देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता, न्यायालय के सम्मान और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखा जाता है कि हमने जो भी करना है, अभिव्यक्ति भी करनी है, लेकिन
हमें शांति के साथ में, सुरक्षा के साथ में और नैतिकता के साथ में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की कोशिश करनी है। ये खास अधिकार जो है वो हमें दिए गए हैं और किसी भी सार्वजनिक जगहों पर इस बातों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात यातायात करने के लिए, मतलब आने और जाने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर नहीं रोक सकता, अर्थात हम जाना आना अपने यातायातों का साधन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा ट्रेन है, बस है या अलग अलग जो साधन होते हैं जाने आने के, यदि वो किसी भी तरह का हो लेकिन वहां पर किसी भी आदमी को जाने आने से कोई रोक नहीं सकता है, इस तरह के बात कही गई है। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि सरकार को जो सभा करने और प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने आदि से वंचित कर सकती है। यदि मान लिया जाए शांति यदि भंग हो रही हो, तो शांति भंग हो रही तो उसके लिए जो वहाँ की तत्कालीन गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है जुलूस निकालने के लिए, रैलियां निकालने के लिए, सभा सम्मेलन के लिए रोक लगा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का यदि खतरा या शांति भंग हो रही हो तो ऐसे में सरकार ऐसी चीजों के लिए रोक लगाने के लिए उसके पास अधिकार दिए गए हैं। ये हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन घूमने फिरने के लिए, अपने कारोबार करने के लिए, अपने व्यवसाय करने के लिए किसी भी प्रकार की जो है वह रोक नहीं लगाई जा सकती है और यह अपने स्वतंत्रता के लिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन खतरा यदि किसी भी प्रकार का यदि होता होगा तो ऐसी कंडीशन में सरकार वहां पर रोक लगाने का काम कर सकती है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इस तरह का जो कानून में मौलिक अधिकार के रूप में इन चीजों को रखा गया। और फिर खासकर कहा गया कि जो कि मादक पदार्थ हैं, तो मादक पदार्थ का जो उत्पादन है, उसका क्रय है, उसके मौलिक अधिकारों के रूप में उसे नहीं रखा गया। जो भी देश के अंदर में मादक पदार्थ से संबंधित जो कुछ भी उत्पादन की प्रक्रिया यानी क्रय की प्रक्रिया है, जो बेचा जाता है, तो उसको मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया। इसलिए मद्य निषेध लागू हो, इस तरह की योजना बनाई जाती है। लेकिन यह बात ध्यान में देने के लिए कि यदि सरकार इस पर विचार करे तो इसमें कुछ हद तक कुछ लोगों को लाइसेंस के माध्यम से ये अलाउ करा सकती है, लेकिन निजी रूप से किसी भी आदमी को इस तरह के मादक पदार्थ का व्यवसाय करने का रोक लगाई गई है। यानी हम व्यापार तो कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता तो व्यक्ति को है, लेकिन इसमें निजी तौर पर हम मादक पदार्थ का क्रय और विक्रय नहीं कर सकते। यह बात ध्यान में देने के लिए आवश्यक है। लेकिन सरकार के माध्यम से वह एक प्रकार से उसकी लागू कर सकते। ये इस प्रकार का जो नियम है वो दिया गया है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। यानी व्यक्ति सुरक्षित हो और व्यक्ति सुरक्षित के साथ में उसका वह पालन करने की कोशिश करे। तो इस तरह की बातों को इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखा गया कि हम उसको ध्यान में रखें और इस तरह से कोशिश करें, जो कि एक बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर यह 24 तक इसको रखा गया कि कोई भी शोषण नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। तो इसमें भारत के जो नागरिक हैं उसमें बात ध्यान में रखिए कि जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती करने के लिए भी विचार करे कि जबरदस्ती से काम लिया जा सकता है तो इसकी कोई संभावना नहीं है। यानी जबरदस्ती से किसी भी कार्य को हम नहीं कर सकते। उसके लिए यह योजना बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति के साथ में जबरदस्ती के साथ में हम लोग कार्य को नहीं ले सकते। और सार्वजनिक जगहों पर एक प्रकार से अनिवार्य रूप से जो कुछ भी गैर कानूनी कार्य है उसको नहीं किया जा सकता है। और इसमें विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या खान इत्यादि में नियुक्ति पर पाबंदी लगाई गई है कि 14 साल के बच्चों को किसी भी प्रकार का देखा जाए तो उससे कम की उम्र के बच्चों को आप उससे काम नहीं ले सकते। इस तरह की रोक पूरी तरह से लगाई गई है और यह एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी आयु में काम कराना एक जोखिम पूर्वक कार्य होता है
और साथ में उन लोगों का शिक्षा भी नहीं हो पाती, इसलिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक महत्वपूर्ण कानून है पूरी दुनिया में। यदि आप कहीं पर देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर इस कानूनों को रखा गया है, बनाया गया है कि मनुष्य जो है अपनी स्व इच्छा के आधार पर इस कानून को या इस नियम का या अपने धर्म का आचरण कर सकता है, अपनी स्व इच्छा का, अपनी स्व इच्छा के आधार पर। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार दिया गया है कि अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपनी नैतिकता को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी स्व इच्छा से अपने धर्म का आचरण यानी अपने धर्म को अपने अनुसार जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह की बातों का यहाँ पर खासकर उल्लेख किया गया है और इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, जो कि 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक इसका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। 25 में इस बातों को जोड़ दिया गया है कि कोई भी जो नागरिक है वो अपनी स्व इच्छा के आधार पर धर्म का अंगीकार कर सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यानी धर्म को तो स्वीकार करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस तरह की बातों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन राज्य को अधिकार है कि शांति और व्यवस्था, नैतिकता तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सके। यानी कभी यदि किसी भी प्रकार की अशांति निर्माण हो रही हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्था चरमरा रही हो या नैतिकता के आधार पर वह सही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है। लेकिन पूरी तरह से इसमें इस बातों को ध्यान में रखा गया है। यानी जैसे कि कुप्रथाएं जो होती है, कुप्रथा को रोकने के लिए जैसे कि सती प्रथा, देवदासी प्रथा और नर बलि पर रोक लगाई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है सती प्रथा का पालन नहीं कर सकता और साथ में देवदासी जो कुछ भी दक्षिण भारत में प्रथा है, इसको बाद में और हम लोग देखने की और कोशिश करेंगे। तो और साथ में नर बलि यानी किसी भी मनुष्य की हत्या करके उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। इस तरह का एक प्रकार से रोक लगाई गई है। किसी ने भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया तो प्रलोभन देने के बाद में उस व्यक्ति को धार्मिक प्रतिबद्धता यानी धर्म को हमने थोपा और परिवर्तन करने के लिए यदि हमने उसे बाध्य किया तो संविधान उसके ऊपर में कार्रवाई कर सकता है। इसलिए स्व इच्छा की बात कही गई है कि हमने अपनी स्व इच्छा के आधार पर उस धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए और धार्मिक समुदायों की आर्थिक, राजनीतिक और लौकिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। यदि मान लिया जाए ऐसा यदि किया गया जबरदस्ती के साथ में, तो उस व्यक्ति के साथ में धार्मिक समुदाय यानी समुदाय से संबंधित और आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर सरकार जो है वो रोक लगा सकती है और उसके पास इस तरह का पावर होता है। और उनकी निधि या दान से राशि प्राप्त का भी नियमन किया जा सकता है। यानी उनसे जो कुछ भी धनराशि प्राप्त की गई है तो उस धनराशि प्राप्त होने के बाद भी उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरे, हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों तो हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। यानी जो हिंदू धर्म के जो कुछ भी धार्मिक स्थान होगा तो उस धार्मिक स्थान को सभी हिंदुओं के लिए यानी सभी वर्गों के लिए यानी हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए इसे खुला किया जाएगा। इस तरह की बात इस अनुच्छेद में लाई गई है। और फिर इसके साथ में अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि अधिकार है धार्मिक और जन कल्याणकारी संस्थाएं चलाए। यानी कोई भी आदमी भारत का नागरिक है वो धार्मिक संस्थाएं चला सकता है और अपनी गतिविधियों को भी पूरा कर सकता है। यानी अपने धार्मिक मामलों का स्व प्रबंध कर सकता है, अर्थात वह अपने धार्मिक जो कुछ भी क्रियाकलाप होंगे उसकी योजना वह स्वयं बना सकता है। इस तरह की उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी धार्मिक संस्थाएं चला सकता है, धार्मिक गतिविधियों को कर सकता है, धार्मिक रूप से अपनी योजना को लोगों तक पहुंचाने की संभावना पाई जा सकती है और चल और अचल संपत्ति हासिल करे। यानी जो कुछ भी है उसके लिए चल और अचल संपत्ति जो है वह हासिल कर सकता है। इस तरह के प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के धार्मिक अधिकार में यानी अनुच्छेद 25 में इसको पूरी तरह से दिया गया है। और फिर इसके बाद में 27 के अनुसार
किसी व्यक्ति को ऐसा कोई देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी धर्म विशेष के आधार पर बढ़ावा देने के लिए यानी किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यानी इसमें पूरा पूरा अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया है कि अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही उस कार्य को किया जा सकता है। इस पर विशेष बात कही गई है, इसको विशेष जोर दिया गया है और इस बातों को हमने विशेष ध्यान में रखने की कोशिश करना कि धार्मिक जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो चलाई जा सकती हैं और संस्था के माध्यम से अपनी खुद की योजना के आधार पर उन क्रियाकलापों को, उन गतिविधियों को और अपने कार्यों को किया जा सकता है। इस तरह के मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता की बातों को इसमें लाया गया है। ये खास महत्वपूर्ण बात है और किसी भी आदमी को कोई आदमी मजबूर नहीं कर सकता धार्मिक शिक्षा लेने से। यानी धार्मिक शिक्षा को लेना या देना ये अपनी स्वयं की स्वतंत्रता का अधिकार है और इस पे किया जा सकता है अपनी स्वेच्छा के आधार पर। इसके बाद में आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकारों का हमने पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना कि सांस्कृतिक बदलाव के लिए यह शिक्षा अपने माध्यम से कैसे दी जा सकती है, उससे संबंधित इसमें अनुच्छेद रखा गया है। यानी अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी जो भी अल्पसंख्यक लोग होंगे भारत के अंदर में, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार हो सकता है। भारत के इस भारतीय सांस्कृतिक जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसमें इन बातों को विशेष तौर पर रखा गया। फिर रखा गया है कि संस्कृति को बनाए रखने का उनको पूरा पूरा अधिकार है। प्रत्येक नागरिक जो है वो अपनी संस्कृति को पालन करते हुए, उसको सुरक्षित रखते हुए उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इस तरह का अधिकार उनको दिया गया है और राजकोष से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे रंग रूप कैसा भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन उसे शिक्षा लेने से कोई भी आदमी धार्मिक संस्थाओं में इवन रोक नहीं लगा सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर ये इसमें समावेश किया गया है। अनुच्छेद 30 की पहली धारा के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के अनुसार, यानी जो अल्पसंख्यक लोग होंगे उनको अपनी रुचि के अनुसार एक प्रकार से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। यानी एक प्रकार से अपने खुद के शिक्षण केंद्र ओपन किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यक को इस तरह का अधिकार जो है वो दिया गया है और इसमें हमें ध्यान रखने की कोशिश करना जो कि बहुत जरूरी है और उसका सारा का सारा मैनेजमेंट भी या प्रबंध भी वह इस अधिकार के अंतर्गत लाया गया है और यह प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, यह धारा मानी जाती है जो शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्थान के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता। यानी शिक्षण संस्थाओं को सरकार जो है वो पूरी तरह से मदद भी कर सकती है, उनको सहायता प्रदान भी कर सकती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी आखिरकार धर्म के आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में अपने कार्य को किया जा सकता है। इस तरह के अधिकार यह दिए गए हैं जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार हमारे लिए जाने जाते हैं और ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि एक अहम अधिकार है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है और मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए और उसका कार्यान्वयन करने और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसकी व्याख्या संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत की गई है और राज्य सरकार किसी भी ऐसे कानून को बनाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अर्थात मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी उसके यदि उसके अधिकारों का यदि हनन होता है
तो अधिकारों का हनन होने के बाद में यानी मौलिक अधिकार किसी भी रूप में उसको नहीं मानने से रोका जा सकता है। यानी उसके अधिकारों का यदि हनन किया जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह की प्रमुख बातों को इसमें ध्यान में रखा गया, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार। इस अधिकारों के बारे में हमें जानना और उसको समझना आज की हमारी जरूरत है। इस पे पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारों की यदि हमें जानकारी नहीं है तो सही मायने में हम उसको हम अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले से ही लेकर अभी तक के समय में इन अधिकारों को ही रोकने से वंचित किया गया था। यानी मनुष्य की तरक्की इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि अधिकार नहीं थे, और जब अधिकार नहीं थे तो इसलिए तरक्की का होना काफी मुश्किल था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को जो रखा है ये काफी महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसको इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए कि हमारे लिए मौलिक अधिकार किस तरह से लाए गए हैं और हमें किस तरह की ये सहायता करता है। ये खास महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में हम इसे देख सकते हैं, और इसीलिए इसको इसका नाम ही दिया गया मौलिक अधिकार। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते तो कि कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में अंदर क्या लिखा है ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो उसके अंदर क्या लिखा है ये जानना अहम बात होती है, कि हम उसको जाने समझे और उसको याद रखें और दूसरों को बताने की भी कोशिश करें। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा भारत के अंदर में यदि अल्पसंख्यकों लोगों के लिए या धार्मिक शिक्षा का प्रावधान या शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार करना ये कम लोगों को पता है, आज भी लोग जानते नहीं हैं। और इसके लिए अल्पसंख्यक के लिए ये लाभ दिया गया है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि लोग जो है बौद्ध बनने से डरते रहते हैं कि बौद्ध बन गए तो हमें क्या मिलेगा। आपने ये अक्सर देखा होगा कि लोगों के मन में ये बड़ा डर समाया था कि बौद्ध बन गए तो क्या मिलेगा। क्योंकि धार्मिक व्यवस्था के आधार पर यदि 25 अनुच्छेद से लेकर यदि आप 32 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें अल्पसंख्यक लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है। लेकिन अभी भी लोग जो है वह हिंदू बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं और बौद्ध बनकर कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। और इसलिए धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की जो नीति भारतीय संविधान ने लाई है उस पर भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। यानी अपनी संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक प्रचार प्रसार करने की जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं वो विशेष तौर पर भारतीय संविधान में लाए गए, लेकिन आपने देखा होगा कि इस पर काम करने वालों की संख्या अभी भी भारत के अंदर में बहुत कम है। विशेष तौर पे बौद्ध लोगों की संख्या काफी कम है। अल्पसंख्यक का पूरा पूरा जो लाभ है इस देश में मुस्लिम वर्ग भरपूर उठाता है, और मुस्लिम जो है वो सिर्फ मुस्लिम में वह अल्पसंख्यक तो है, लेकिन कई मुस्लिमों में एससी एसटी ओबीसी भी शामिल है। यानी मुस्लिमों की यदि आप रिलीजन के तौर पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एज रिलीजन वो मुस्लिम है, लेकिन कैटेगरी को जब देखेंगे तो कई जगह वो एससी में आते हैं, कई जगह ओबीसी में आते हैं और कई जगह एसटी में भी आते हैं। यानी कैटेगरी तो उनकी इस तरह की है, लेकिन एज रिलीजन फॉलो करते हैं वो मुस्लिम। और अल्पसंख्यक का भरपूर लाभ भी देश के अंदर में लिया जाता है। माइनॉरिटी कमीशन में सारे के सारे आप देखेंगे तो सभी के सभी मुस्लिम पाए गए। आज तक का यदि आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे भारतीय सरकार में, तो भारत की सरकार में सबसे ज्यादा जो है वो माइनॉरिटी में आपको मुस्लिम लोग सब जगह दिखाई देंगे। उसमें बौद्धों की संख्या काफी कम है, क्योंकि सरकार जो है वो बौद्धों को बौद्ध मानती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो अपनी संख्या जो है वो हिंदू धर्म में दिखाती है। इसलिए इस बातों को जानना कि हमारे लिए मौलिक अधिकार के रूप में अधिकार दिए गए, ये कोई साधारण अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक लोगों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में उनको प्रावधान दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अमल में नहीं लाते। अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी अपनी कार्य योजना को बनाकर उसमें इस तरह के प्रावधान या इस तरह के अधिकारों के माध्यम से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई तरह की जो जानकारी नहीं होने की वजह से कई तरह की रोक लगा दी गई। और इसीलिए हमें
इस तरह के कानूनों को और इस तरह के नियमों को समझना जरूरी है। और इसलिए भारतीय संविधान का ज्ञान होना ये हमारे अपने कर्तव्य है कि उसका पूरा पूरा हमें नॉलेज कम से कम होना चाहिए। यदि कुछ ना भी हो लेकिन मौलिक अधिकार का तो कम से कम नॉलेज होना ही चाहिए, ये जानकारी हमें होना ही चाहिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उसको जानते नहीं है और इसलिए लगता है कि इसको मौखिक याद करना चाहिए कि ये हमारे अधिकार है। और जब भी बताने की बात आई या समझने की बात आई या कुछ करने की बात आई तो ये हमें पूरा पूरा याद रहना चाहिए। मौलिक अधिकार एक खास अधिकार है जो भारतीय संविधान में शुरुआती दौर पे लाया गया है और उसकी शुरुआत इसी तरह से हुई है। और इसलिए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ में चाहे वो लिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे रंग रूप हो, उसके आधार पर किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बात स्पेशल रखी गई है ना, इवन लिंग भेद भी नहीं किया जा सकता, महिला और पुरुष में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति का तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी महिला और पुरुष में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस तरह के मौलिक अधिकार के रूप में यह बात कही गई है। तो इसे हमें जानना, इसको समझना हमारी अपनी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। संविधान है, बाबा साहब ने लिखा, यही मर्यादित नहीं है। क्योंकि हम उसको तो कह देंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, बहुत बड़ा संविधान लिखा, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, लेकिन संविधान में लिखा क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। यदि हमने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हम बहुत खुश हो जाते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ये तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर में क्या बातें आई है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे लोगों को भी आज तक इसकी जानकारी हो नहीं पाई है क्योंकि उसका अध्ययन नहीं करते। तो जिस तरह से गीता की शपथ लेते हैं, जिस तरह से लोग जो है वो गीता को मानते हैं कि है कोई गीता जिसमें कोई ये धार्मिक ग्रंथ है, तो उसी तरह से लोग भी मानते हैं कि भारतीय संविधान के माध्यम से हमारा देश चलता है। तो देश चलता है भारतीय संविधान से, ये इतना तो जरूर मानते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है वो बातों को जानकारी के रूप में कम जानते। जो इसके जानकारी इसका अध्ययन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का कह लीजिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कह लीजिए या फिर लॉ से स्टडी करने वाले जो लोग हैं, वो ही लोग इसको ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश जिन ग्रंथों से या जिन नियम कानून से चलते हैं उसको तो हमें जानना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक का ये मूलभूत कर्तव्य है कि हमें उसे जानना और उसे समझना बेहद जरूरी है। और जब हम जानने लगेंगे कि इसके अंदर में किन बातों को रखा गया है तो आसानी से हम उन बातों को जान सकते हैं। तो ये अहम बात है कि इसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है और उस उल्लेख को हम दैनिक जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे अनेक बातें हैं जो हमारे अधिकारों को और भी और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने में इससे फायदा मिल सकता है, इसको एक अमल में लाने के बाद में। इसलिए एमएसएस के सभी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने कम से कम भारतीय संविधान को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए ये एक प्रकार से जीवन दान है, कोई साधारण नहीं है। और इसलिए भारतीय संविधान की सुरक्षा करना भी जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हमें समझने की दृष्टि से, जो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे मानो या मत मानो, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक भारतीय संविधान जिंदा रहेगा। आप मुझे मानो या मत मानो, लेकिन मैं तब तक ही जिंदा हूं जब तक भारतीय संविधान जिंदा रहेगा, उन्होंने खुद कहा था। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि किसी की सुरक्षा करनी हो या किसी को या मुझे जिंदा रखना हो आप लोगों को, तो आप लोगों को भारतीय संविधान जिंदा रखना होगा। तो मैं स्वाभाविक तौर पर मैं आपके लिए जिंदा साबित हूँ, ये माना जा सकता है। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि राज्य और केंद्र की सरकारें बहुमत के आधार पर जो है वो संविधान को संशोधन करने का काम करती है। बहुमत के आधार पर उसको परिवर्तित करने का अधिकार इसमें रखा गया है। अब जो बहुमत के आधार पर उसको परिवर्तित करने का अधिकार रखा गया है और जब जब भी उनका बहुमत आएगा तब तब भी वे जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। और ये जब परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो उसे कमजोर बनाया जा सकता है। और जब कमजोर बनेगा
तो स्वाभाविक तौर पे हक अधिकार मिलने से हम वंचित हो सकते हैं, और जब हक अधिकार से ही वंचित होंगे तो किसी भी कार्य को करना काफी मुश्किल है। अभी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने माध्यम से आप कहीं पर भी जाकर सभा सम्मेलन के माध्यम से या अपने लेखकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और अपने कहीं पर भी किसी भी जगह जाकर जो है वो अपनी बातों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये अधिकार जो है वो कमजोर कर दिए जाएंगे, तब कोई भी आदमी सक्षम होने के बावजूद भी आप कहीं पर भी जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते। इसलिए ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की समझ में आती है कि उन्होंने कहा मैं जिंदा रहूंगा तब तक ही जब तक ये संविधान जिंदा होगा। यदि संविधान नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए आज लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार भी करते हैं, तो इसलिए कि उनको अधिकार मिल रहा है। जिस दिन अधिकार मिलना बंद हो जाएगा तो लोग भी जय जयकार करना भी भूल जाएंगे। कौन थे ये उनको समझ में आएगा नहीं। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि मौलिक अधिकार हमारे लिए एक महत्व का अधिकार है, जो हमारे लिए, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए ये एक खास कर हमारे लिए ये महत्व का है, और इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हमने उसकी विशेषता और उसका मौलिक अधिकार, ये जो आवश्यक बातें है तो कंप्लीट पूरा संविधान हमारे लिए उतना ही जरूरी, लेकिन हमें कम से कम एक नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकारों को भी जानना समझना बहुत ही जरूरी है, और उसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए इन बातों को हमें अमल में लाने के लिए इतनी कम से कम जो कुछ जो 6 यानी 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक इसका प्रावधान किया गया, और इसमें प्रमुख रूप से 6 बातों को जो समावित किया गया, जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, जो एक महत्वपूर्ण है और उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना। जो कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं, और 6 अधिकारों की जानकारी हमें होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इसकी सही मायने में हमें जानकारी रहती है तो हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं। क्योंकि भारत में आज भी देखा जाता है कि लोग सचेत नहीं है, लोग जानकार नहीं है, लोग जानते नहीं है, और अपने कर्तव्यों को या अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसीलिए भारतीय संविधान की जो कुछ भी उसका जो कुछ भी रूप है, या भारतीय संविधान की जो कुछ भी वैल्यू है, उस वैल्यू को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाता। सिर्फ चलाया जाता है देश, ये बातें कही जाती, लेकिन उसकी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है, और उस वैल्यू को आम जनता तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। जब जब भी आम जनता तक उसकी वैल्यू पहुंचेगी, तब तब भी लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगे, और इसलिए ये जागृति का अभियान जो है वो हमने लोगों तक पहुंचाने की अपनी जरूरत है, कि जो हमें अधिकार मिला, ये अधिकार ये कहीं मर न जाए, ये कहीं समाप्त न हो जाए, ये कहीं परिवर्तित न हो जाए, इसमें कहीं लोग सुधार न कर दे या संशोधन न कर दे। इसलिए हमें जागरूक रहना जरूरी है। लेकिन इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के आधार पर जो कुछ भी नियम पारित किए जाते हैं, वह सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि जनता की शक्ति प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में वह प्रतिनिधि के तौर पे बदल जाती है, और प्रतिनिधि के तौर पे जब बदल जाती है तो जनता का अस्तित्व तो है, लेकिन फिर केंद्र की सरकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोग जो है राज्य की सरकार को तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इसलिए जनता की शक्ति डेमोक्रेसी में वह प्रतिनिधि के तौर में रूपांतरित हो जाती है, और वहां पर इस तरह की चीजों को देखा जाता है। इसलिए प्रतिनिधित्व के तौर पे हमारी अपनी शक्ति बढ़नी चाहिए, जो एक अहम बात है। और दुनिया भर में देखा गया कि खासकर बड़ी मूवमेंट चलाई गई दुनिया भर में कई लोगों ने, और वहां पर जो कुछ भी शोषण होता था अलग अलग रूपों का, उसमें विशेष प्रकार से लोगों को जागृत करने का काम किया गया। कई तरह की मूवमेंट चलाई गई, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। तो विशेष तौर पर यह देखा गया दुनिया में कि जिन जिन जगह में महिलाओं को अधिकार नहीं था, तो उसके लिए पुरुषों ने और महिलाओं ने, कई ऐसी महिलाएं दुनिया भर में, आप ऐसे हजारों लोगों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया अपने बलबूते।
और कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया और आंदोलन को खड़ा करके लोगों को जगाने का काम किया और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने सचेत किया। तो उनके लिए काफी उनको कुर्बानी देनी पड़ी और कुर्बानी देने के बाद में हम जानते हैं कि उनके लिए कई उनको स्वतंत्र बनाने के लिए कई तरह के लोगों के अधिकार मारे गए थे और उनको अधिकार न देने की वजह से उनको अवसर नहीं मिला। तो उसमें रखा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मारी गई थी। सार्वजनिक स्वतंत्रता का तो अभाव था ही था, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी पूरी तरह से धूमिल की गई थी। तो दुनिया भर में सिर्फ भारत में नहीं तो दुनिया में कई जगह कई ऐसे देश है जहां पर महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया गया। जैसे कई ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। कई ऐसे देश है जहां पर महिलाओं को गर्भवती के समय में उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनको छुट्टियां माफ नहीं कराई जाती थी और टाइम जो था वो पुरुषों के से भी कई 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 देशों में अधिक था कार्य करने के लिए और कई देशों में बराबर था और कई देशों में उनको जो मानदेन है जो काम करने के एवज में वो मानदेन जो है पुरुषों की तुलना में कम मिला करता था और कई जगह है जो महिलाओं को तो किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे फिर वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो। तो पारिवारिक और सामाजिक रूप से कई प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया और जब ये समाज में कई लोगों ने इस चित्र को देखा तो उनको लगा कि ये तो एक प्रकार का शोषण है, अन्याय है और इस अन्याय को कैसे हम रोक सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब लाया तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला और पुरुष को समानता का दर्जा देने की कोशिश की गई। लेकिन कई ऐसे देश थे जहां पर इस तरह के व्यवस्था खासकर उनके जीवन में नहीं लाई गई थी, चाहे फिर वह सर्विस सेक्टर हो, चाहे फिर वो सांस्कृतिक रूप से उनको अधिकार देने की बात हो। सभी के लिए ये बात कही जाती थी कि उनको समान अधिकार नहीं दिए गए, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। और इसलिए दुनिया भर में कई महिलाएं इसके लिए सामने आई, कई पुरुष सामने आए जिनको ये मोमेंट समझ में आई और उन्होंने उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दिया। तो कई ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वहां पर उन्होंने वोट की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। भारत के अंदर भी ऐसी बातें थी कि वोट देने का जो अधिकार है वो शूद्रों को नहीं दिया गया था, क्योंकि पहले राजा बनने की प्रथा थी कि राजा का बेटा सिर्फ राजा बने और ये अधिकार जनमानस में फैला हुआ था, कोई भी राजा नहीं बन सकता था। और बाद में जब डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर आया और जब धीरे धीरे कानून बनाए गए, विशेष तौर पर जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने विशेष कानून बनाए भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि भारत की व्यवस्था वह इंग्लैंड से संचालित की जा रही थी अंग्रेजों के शासनकाल में। और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो सभी को समान अधिकार नहीं दिए गए और इसलिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाकर जो भेदभाव की परंपरा थी और कई अधिकारों को वंचित किया था, तो ऐसे समय में उनके लिए आंदोलन खड़ा करके उनके लिए एक प्रकार से अधिकार देने के लिए संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करने के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। और बाद में कालांतर में हम देखते हैं कि फिर उनको इस तरह के अधिकार दिए गए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी कार्य किए जाते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए परिवार चलाना या परिवार की देखरेख करना, बच्चों के और पति के पूरी तरह से उनके कर्तव्य का पालन करना, यानी घर की सभी चीजों को देखरेख करने की कोशिश करना, यानी व्यक्तिगत रूप से वह इस काम में लिप्त रहना, लेकिन बाकी के चीजों में उनका ध्यान ना हो, इस तरह की कोई भी प्रावधान नहीं किए गए थे, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फिर रोजगार को लेकर हो, चाहे वह प्रतिनिधित्व को लेकर हो, चाहे फिर वह समान अवसर की भावना हो। ये इस तरह के अधिकारों से रोका गया था। अब जब वो एजुकेट नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि बुद्ध ने तो अपने काल में किया ही किया, समानता का अधिकार देकर उनको पढ़ाने का, लेकिन आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो उनके लिए जब अधिकार नहीं था, तो अधिकार न होने की वजह से हम जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये काम के लिए विचार किया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन महात्मा फुले को जो अवसर मिला वो अंग्रेजों की क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में उनको पढ़ने का अधिकार था और वहां जाकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। अब हम जानते ही वो सारा प्रसंग की जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया था तो ब्राह्मणों को काफी तकलीफ हो गई थी
और उन पे रोक भी लगाई गई। और कालांतर में फिर महात्मा ज्योतिबा फुले के उनके पिताजी ने, गोविंदराव फुले ने, जो उनको घर से बाहर भी निकाल दिया, यानी फुले दाम्पत्य जो है वो उनको घर छोड़कर जाना पड़ा। और फिर उन्होंने ये काम जो है उन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का असली मर्म को समझा था। लेकिन महिलाओं को यदि देखा जाए लंबे समय से, तो उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया था कि बिल्कुल शिक्षा होना नहीं चाहिए। और इसलिए उनको जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो साथ में उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए फुले दाम्पत्य ने एक काम किया। और 1 जनवरी 1848 को सबसे पहले उन्होंने पूना में अपनी पहली पाठशाला यानी बालिका पाठशाला ओपन की, यानी महिलाओं के लिए स्कूल। और स्कूल खोलकर उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए ये योजना बनाई कि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। यदि महिला शिक्षित होती है तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने परिवार का, अपने बच्चों का वो विशेष तौर पे ध्यान दे सकती है, क्योंकि संस्कार जो है वो महिलाओं से ही अपने बच्चों में आते हैं। और इसलिए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया, तो उन्होंने एक ही स्कूल नहीं बनाए, बाद में कालांतर में उन्होंने काफी कुछ स्कूल बनाए। लगभग 52 से भी ज्यादा स्कूल और छात्रावास का उन्होंने निर्माण किया। और निर्माण करने के बाद में लोगों को जो अवसर मिला, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी मूलभूत बातों को जाना था, जो मराठी में कहा जाता है अविद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, और नीति बिना गती बिना वित्त गेला, और वित्त बिना शूद्र खचले, और एक एवढा मोठा अनर्थ एक विद्या न केले, वगैरह वगैरह। तो हम समझ सकते हैं कि उनका मर्म, यानी उन्होंने जो खोज की, ये खोज इनकी ठीक ठीक सही प्रकार की पाई गई कि यदि देश के अंदर में यदि शूद्रों का जो विकास रुका था, या उनमें बुद्धि का जो अभाव पाया गया, या धन का जो अभाव पाया गया, या उनमें विचार करने की शक्ति का यदि कोई अभाव पाया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण। और इसलिए प्राचीन काल में कुछ हद तक कई देशों में जो है वो ये व्यवस्था लाई गई और उसके लिए प्रयास किए गए। लेकिन मनुस्मृति आने के बाद हम देखते हैं कि मनुस्मृति आने के बाद में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा पर पूरी तरह से, और धन संचय पे, और किसी भी प्रकार के अधिकार जो कुछ भी उन्नति के माने जाते हैं, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। और जब पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई, तो वे पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे। तो इसका श्रेय जो है वो मनुस्मृति को जाता है, जिन्होंने इस तरह की महिलाओं के या शूद्रों के जीवन में शिक्षा लेने से वंचित कर दिया गया। और फिर कालांतर में हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, और संघर्ष करके उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि आर्थिक समानता, यानी आर्थिक समानता और असमानता, ये खास महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए। ये आर्थिक असमानता होने की वजह से लोगों ने, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल पाए थे, जब अधिकार नहीं मिल पाए तो उनके जीवन काल में आर्थिक असमानता रही। और जब आर्थिक असमानता थी, तो स्वाभाविक तौर पे भेदभाव जो है उत्पन्न हुआ। और जब भेदभाव उत्पन्न हुआ, तो वो किसी भी तरह का प्रगति करना उनके जीवन काल के लिए काफी मुश्किल था। और इसलिए कहा जाता है कि इसी से कई तरह की प्रथाएं निर्माण हुई, और इस प्रथाओं ने लोगों के जीवन में काफी कुछ गलत चीजें लाने की कोशिश की, और वे आगे नहीं बढ़ पाए। और इसलिए बहुत सारे जो लोग हुए, उन्होंने कई तरह के काम को करने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा था चित्र की भेदभाव है, असमानता है, गरीबी है, अज्ञानता है, और बहुत सारे अधिकार नहीं है। तो इसे दूर करने का उन्होंने कहीं ना कहीं उपाय या विचार किया कि क्या इसे वैसा ही रखना चाहिए या इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कालांतर में हम देखते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सब बातों को देखा, और देखने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। शुरुआती दौर पे उनका मिशन शुरू होता है, जो कि हम जानते हैं कि उन्होंने मुक नायक नाम की पत्रिका निकाली 1920 में। और मुक नायक नाम की पत्रिका निकालकर लोगों को उन्होंने शुरुआती दौर पे जगाना शुरू किया। और ऐसे ही फिर उन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई, उन्होंने समता सैनिक दल बनाया, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, उन्होंने जनता पत्रिका निकाली, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में जाकर जो है वो हमारे अपने देशों के लोगों की आवाज उठाई कि अछूतों को जो है अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी अछूत लोग हैं, और वो सवर्ण लोग जो है उनके साथ में भेदभाव करते हैं।
और इसीलिए अछूतों को अधिकार मिलना चाहिए। और उस अधिकारों को लेने के लिए उन्होंने 3 बार जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए और तीनों बार जो है उन्होंने आवाज उठाई। और आवाज उठाने के बाद में ये बात सामने आती है कि गांधी जो है वो वहां पर जाकर कहते कि मैं भी अछूतों का नेता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं भी अछूतों का नेता हूँ। दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष वहां पर छिड़ा और संघर्ष छिड़ने के बाद में ये साबित हुआ भारतीय लोगों के माध्यम से, क्योंकि भारतीय लोगों ने सबसे ज्यादा समर्थन बाबा साहब अम्बेडकर का किया कि सही मायने में जो कुछ भी अछूतों के नेता है या पिछड़े लोगों के जो नेता हैं वो सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर है। और इसलिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस से या गोलमेज परिषद से जो कुछ भी उन्होंने अधिकार लाए थे, एक था मताधिकार यानी पृथक निर्वाचन का अधिकार, कि पृथक निर्वाचन को है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो है वो प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिलता है और इसलिए ये चीज उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात देखी गई कि कालांतर में बाबा साहब अम्बेडकर के इस लाए गए अधिकार को महात्मा गांधी ने छीन लिया, क्योंकि वो अपने कुपोषण के लिए मतलब उपोषण पे बैठ गए, यानी भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी एरवदा जेल में। और तब जो है ये अधिकार जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लाए थे, जो उनको न करते हुए भी यानी साइन नहीं भी करना था, फिर भी जानबूझकर जो है उनको करने की नौबत आ गई, क्योंकि देश का माहौल जो है वो खराब हो रहा था। अपने लोगों के घर जलाए जा रहे थे, अपने लोगों पर काफी संकट आ रहा था। और इसलिए ये बात देखी गई कि ये अधिकारों को चाहे उन्होंने लाया, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको साइन कर दी, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये बड़ा मशहूर है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसने साइन कर दिया और फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मूवमेंट को नहीं रोका। और ऐसे करते करते वो 1935 में पहुंच गए और तब उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा कर दी कि मैं अब जो है वो बौद्ध बनूंगा, यानी मैं धर्मांतर करने वाला हूँ। अभी तक तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू बनकर जो है वो मरूंगा नहीं। तो उनकी बात थी कि मेरा जन्म जो है वो हिंदू के रूप में हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी 13 अक्टूबर 1935 को। और ये कहने के बाद में उन्होंने अपना कारवां शुरू कर दिया। तो उन्होंने उसके बाद में स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाया, पार्टी बनाई, वो लेबर मिनिस्टर भी रहे। और फिर बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो छोड़कर जाने वाले थे 1930 में, लेकिन ये सब समस्या को देखते हुए भारतीय संविधान नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो कुछ भी छोड़ने की नीति उसको डिले किया। और फिर 1946 में इलेक्शन की बात आई कि कम से कम भारतीय संविधान बनाया जाना चाहिए। तो 1946 में इसके लिए इलेक्शन करा दिए गए और इलेक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर भी स्वयं भी खड़े हुए कि मुझे भी जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए और भारतीय संविधान सभा में जाना चाहिए। लेकिन मुंबई से जब वो खड़े होने वाले थे, तो मुंबई से खड़े होने के बाद वहां पर उनको सीट नहीं दी गई, क्योंकि सारे कांग्रेस और सभी लोगों ने वहां पे अपने प्रतिनिधि खड़े कर दिए। और फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह पश्चिम बंगाल में जाकर जोगेंद्रनाथ मंडल, जो कि एक बड़ा फेमस जो है वो कार्य या उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बड़ा योगदान दिया। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा किया और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिता दिया और बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधि के रूप में गए। लेकिन जब 1947 में हम देखते हैं कि ये सब कुछ पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन होने के बाद में फिर से बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संकट उत्पन्न हुआ कि हम कैसा करना चाहिए। तो फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया गया और जिताने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जीत कर जाने के बाद जो उन्होंने जिम्मेदारी ली, क्योंकि लोगों को तो लगता था कि ये अम्बेडकर कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, और इसलिए बाद में उनको मसूदा या प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया और तब जो है उन्होंने भारतीय संविधान को लिखना प्रारंभ किया। और भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद पे डिबेट होता था, हर एक अनुच्छेद पर वहां पर वार्ता होती थी और तब जाकर उसको फाइनल किया जाता था। तो भारतीय संविधान बनाने में उन्होंने जो समय दिया उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने देश के हर नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी के लिए उन्होंने ध्यान में ये लाते हुए भारतीय संविधान का जो अधिकार है वो सबके लिए समान रूप से देने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जो लोग हैं वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत सारे लोग पिछड़े हुए भारत में। अब वो
सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े हुए लोगों को कम से कम अधिकार देना चाहिए। तो इसे ही उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी की, जिसको हम आरक्षण मानते हैं, कि आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, जिसे हम आरक्षण के माध्यम से उनको पिछड़ेपन को उनके दूर किया जा सकता है। यानी उनको शिक्षा मिलने का प्रावधान मिल सकता है, उनको आर्थिक तरक्की करने का प्रावधान मिल सकता है, और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसमें भी एक प्रकार का उनको अवसर मिल सकता है। तो इस तरह की उन्होंने बातें की और भारतीय संविधान में रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बातें उठती है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आपने अक्सर ये मुद्दा उठते हुए देखा होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 सालों के लिए आरक्षण लाए थे, लेकिन 10 सालों के लिए जो आरक्षण था वो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्रों के लिए था। वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए वो 10 साल का आरक्षण की बात उन्होंने नहीं की। उनका जो आरक्षण की पॉलिसी है, जो लोग अभी भी अक्सर उठाते कि लोगों ने जो है इतने दिनों तक आरक्षण चलाया, वो सिर्फ उनका कहना था कि आरक्षण मैंने राजनीति के लिए जो दिया है वो 10 सालों के लिए, इसके बाद में बदल जाना चाहिए जब अवसर मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हमेशा ये आरक्षण जो है वो मिलते रहना चाहिए, क्योंकि गैर बराबरी भारत के अंदर में अभी भी बनी हुई है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि आज भी अब देखते हैं इतने सालों के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद, तो क्या अभी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो स्तर हैं, तो इसमें कोई बदलाव हुआ है? तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। यदि किसी ने आर्थिक परिस्थिति मजबूत कर ली, लेकिन उसका सामाजिक लेवल तो वैसा का वैसा बना हुआ, यानी कोई महार है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई मेहतर है, कोई कुंडी है, कोई तेली है। ये यदि हम जातिगत भावना को यदि देखें तो आप अंदाज लगाइए कि वो जाति के नाम पर अभी भी पिछड़े हुए, लेकिन कुछ हद तक तो उन्होंने ये अपनी तरक्की की है, आर्थिक तरक्की, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन अभी भी बना हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यही दृष्टिकोण रहा है कि सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनको एक प्रकार से सुविधा मिलती रहनी चाहिए, और ये सुविधा मिलेगी तो वो अपनी तरक्की करने की संभावना पाई जा सकती है। और ये रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, ये कोई भूख मिटाओ अभियान नहीं है, ये स्वाभिमान के तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको बराबरी के रूप में लाए जाने की एक नीति है, एक पॉलिसी है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा कि यदि मान लिया जो पहले से जिनकी आर्थिक सबलता है, जिनको शिक्षा पहले से मिल रही है, जो सामाजिक क्षेत्रों में उच्च स्तर के कहे जाते हैं, यदि मान लिया जाए उनको ही अधिकार मिलते गए और जो पिछड़े लोग हैं इनको यदि अधिकार नहीं मिले तो ये कभी अगड़े नहीं बन पाए और ये हमेशा इनका शोषण होते रहेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में इस पॉलिसी को बनाया और अधिकार देने की कोशिश की, और इसमें महिला और पुरुष का भी किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्होंने नहीं रखा, जिसको हम लिंग भेद कहते हैं। यानी सब जगह देखेंगे तो उन्होंने ज्यादातर समानता को ज्यादातर स्थान देने की पूरी पूरी कोशिश की है, और वही कारण है कि आज देश के अंदर में हमें जो भी है वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की अपनी देन है। और आज भी भारतीय संविधान अपने बलबूते पे टिका हुआ है। ये परिवर्तित करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये कोशिश करते हैं, लेकिन संशोधन तो बहुमत के बल पे किया जा सकता है, वो उनके पास अधिकार है, लेकिन बदला एकाएक से नहीं जा सकता। ये भारतीय संविधान की अपनी ताकत है, क्योंकि बदलने का मतलब है कि संवैधानिक रूप से जो कुछ भी प्रभाव है वो एक प्रकार से जो है वो असंवैधानिक बन जाता है और वो नहीं कर पाएंगे। और लेकिन इसमें परिवर्तित करने की बहुत गुंजाइश पाई जाती है, मतलब संशोधन की बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और उस अधिकारों का वो भरपूर उपयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि देश के अंदर में यानी लोगों को रोका कैसा जाए, लोगों को कमजोर कैसे किया जाए, तो देश के अंदर में सब चीजों का निजीकरण एक बड़ा इशू आज देश के अंदर में देखा जाता है। यानी हर चीज को निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है, और जब निजीकरण में तब्दील किया जाएगा तो शिक्षा और रोजगार, जो कि एक बड़ी समस्या पाई जाती है, शिक्षा भी निजी हाथों में और रोजगार भी निजी हाथों में, तो इसमें पूंजीपतियों को ताकत मिलती है। और पूंजीपति और ब्राह्मणवाद ऐसे ये अंबेडकर के दो दुश्मन माने जाते हैं, मतलब मानवता के दो दुश्मन, वो है पूंजीवाद और साथ में ब्राह्मणवाद। और इससे
लड़ना काफी मुश्किल माना जाता है। इसलिए पूंजीवाद ये निजीकरण की मान्यता है और ब्राह्मणवाद ये भी सारे लोगों को समान अधिकार की अवहेलना करता है, यानी सभी को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी कम ज्यादा लोगों को मिलते रहे और वो हमेशा अपना जीवन यापन करते रहे। तो इसलिए खास बात देखी गई कि इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और हम अंतिम में देखते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने हिंदी कोड बिल भी लाए जो महिलाओं के लिए खासकर प्रतिनिधित्व के रूप में उनको अवसर मिलने के लिए। और फिर हम फाइनली देखते हैं कि उनकी जो अंतिम मोमेंट रही है वो है बौद्ध धर्म की दीक्षा का, कि उन्होंने लोगों को बौद्ध बनाकर या बौद्ध बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने बौद्ध बनना इसलिए चाहिए क्योंकि बौद्ध बनने से उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आएगा, ये बात उन्होंने कही थी। और तब से लेकर आज तक ये मोमेंट जो है या लोगों में जो परिवर्तन है वो खासकर संविधान के रूप में जो अधिकार मिले हैं उसके माध्यम से ही अभी तक मिलते आ रहा है। इसलिए हमने इस बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करना, और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर दिया जाए तो आज भी शूद्रों के साथ और शूद्रों में अति शूद्र और महिलाओं के साथ में अभी भी जो है वो गैर बराबरी रखी गई। अभी भी समान अवसर जो मिलना चाहिए उतना रेशो नहीं देखा गया। आज भी प्रतिशत के रूप में आप जब देखेंगे तो कई तरह की समस्या आज भी आपको देखी जा सकती है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने इन समस्या को जाना और समझा और उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से आवाज उठाई कि इनका जो शोषण होता है या इनको अधिकार नहीं मिल रहा है तो इनको समान रूप से अधिकार मिलने की कोशिश कराना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ आंदोलन भारत में ही नहीं अपितु बहुत सारे देशों में पाया गया, जहां जहां पर भी लोग कमजोर होते हैं, जहां जहां पर भी लोग गरीब होते हैं, जहां जहां भी लोगों को अधिकार नहीं मिलता, जहां जहां पर भी लोगों का शोषण हो रहा है, वहां वहां पर भी लोगों ने ये कार्य करने की कोशिश की। तो दुनिया भर में आप हजारों लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने इस तरह की मूवमेंट चलाई है महिलाओं के इशू को लेकर, और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके इशू को लेकर कई तरह की मूवमेंट चलाई। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं, हजारों महिलाएं जिन्होंने इस काम के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। कहीं कहीं आपने देखा होगा नक्सलाइड एरिया, आतंकवाद जहाँ पर ज्यादा छाया रहता है वहां पर पढ़ना लिखना काफी मुश्किल होता है। आदिवासी बेल्ट है उस इलाके में भी पढ़ना लिखना काफी मुश्किल होता है। ग्रामीण अंचल में कई प्रकार की समस्या होती है तो वहां पर भी लोग जो है पढ़ाई लिखाई में और कई चीजों में कमजोर माने जाते हैं, और कई जगह शिक्षा और स्वास्थ्य की काफी समस्या बनी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग गांव में बीमार हो जाते हैं, उनको कम से कम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पैदल भी जाना पड़ता है। ऐसे भी जगह है। तो कई तरह की समस्या देखी गई, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक या शैक्षणिक या आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से समस्या हो, अलग अलग तरह की समस्या को लोगों ने देखा और देखकर जो है वो अलग अलग लोगों ने काम करना शुरू कर दिया कि इनका जो दुख है या इनकी जो समस्या है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन काम करने के लिए लोगों ने जो कुछ भी पहल की है तो उसी का एक परिणाम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। तो हम देखते हैं कि लोगों ने जो संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आता है, ये उतनी ही सही बात है। और इसलिए आपने देखा कि बहुत सारी परंपरा पहले से चलते आ रही है। जैसे आपने देखा भारत के अंदर में आज भी बाल विवाह होते हैं, आज भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है, आज भी दहेज प्रथा जैसी समस्या है, आज भी देवदासी जैसी प्रथाएं हैं। आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको ऐसी प्रथाएं देखने को मिल सकती है। बाल हत्याएं हैं, भ्रूण हत्याएं हैं, और गरीबी और अज्ञानता, ऐसी कई तरह की समस्या को आपको देखने को मिलेगी। अब ये मुख्य रूप से देखने के बाद में हम देखते हैं कि ये समस्या तो है, लेकिन ये समस्या का निजात कैसे दिलाया जा सकता है। तो भारत के अंदर में आपने देखा होगा कि भारत में कई राज्य हैं, लेकिन कई राज्यों में भी महिलाओं की उतनी शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति पक्की नहीं बन पाई। तो भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर महिलाओं को शिक्षा का जो साक्षरता का जो प्रतिशत है वो ज्यादा माना गया। तो सबसे पहले केरल प्रदेश, कि केरल प्रदेश में महिलाओं का साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा पाया गया। और
एक और प्रदेश है जिसे मिजोरम कहते हैं, वहां पर भी महिलाओं के साक्षरता का प्रतिशत कुछ हद तक अच्छा पाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो केरल में पाया गया कि वहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं पाई। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में उनका जो प्रतिशत है वो काफी कम पाया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये प्रतिशत कम होगा और शिक्षित नहीं होंगे, और महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षा के बिना भी शिक्षा के बिना कोई विकास संभव नहीं, यानी शिक्षा से ही मनुष्य की प्रगति संभव हो सकती है। और ये पैमाना यदि कमजोर है तो ऐसे में कैसी प्रगति की जा सकती है। आज भी शहरी और ग्रामीण लेवल पर यदि आप देखेंगे तो आज भी महिलाओं का प्रतिशत पढ़ने में कम पाया जाता है। कोई 10वीं तक पढ़ता है, कोई 12वीं तक, और उसके बाद में जो है वो पढ़ाई छूट जाती है। अब जब पढ़ाई छूट जाती है तो आप देश के उस कंपटीशन के जमाने में, प्रतियोगिता के जमाने में कहीं पर भी कोई टिक नहीं पाएगा। कहीं पर भी कोई आदमी बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल से वह टिक नहीं सकता है, क्योंकि इस दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सक्षमता, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीजें चाहिए जिसके माध्यम से आप लोग जो है सक्षम बन सकते हैं। लेकिन आज भी स्थिति इसके बारे में काफी कमजोर है और वह इस तरह की देखी जाती है। अब इसमें जब यदि शिक्षा का जो बैकग्राउंड है वो यदि काफी कमजोर रहेगा, हायर एजुकेशन में काफी कम लोग जा पाते। यदि आप एक जिले में यदि आप स्टडी करेंगे, यदि सर्वे करते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत के अंदर में जिले वाइज यदि आपने सर्वे किया तो हायर एजुकेशन में आपको 1 से 2 महिलाएं दिखाई देंगी, और वो भी कई जिलों में नगण्य पाई जाती है। और प्रतिनिधित्व के तौर पे भी यदि आप देखेंगे तो कई ऐसे जिले और कई राज्य हैं जहां पर महिलाओं को अभी भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। इतने साल की आजादी के बाद, इतने साल के भारतीय संविधान होने के बाद, कि जिले वाइज, तालुका वाइज या आप क्षेत्र वाइज भी यदि आप इसको सर्वे के ग्रुप में आप लेंगे तो आपको इसकी जो कुछ भी संख्या है वो आपको काफी कमजोर होते हुए दिखाई देगी। जो व्यक्तिगत समस्या तो है, लेकिन प्रतिनिधित्व के तौर पर या शिक्षा के क्षेत्र में आज भी काफी कमजोरियां हैं। और एक तरफ तो महात्मा फुले ने इस बात का संकेत भी दे दिया कि विद्या के बिना जो है वो कोई भी चीजें संभव नहीं। शूद्रों का जो विनाश हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शिक्षा के अभाव के कारण हुआ है। और आज वर्तमान में सरकार की जो पॉलिसी पहले से चलाई जा रही है उतना ज्यादा शिक्षित करने की नहीं है। आपने ये महसूस भी किया होगा कि उतनी ज्यादा नहीं है, और जब ज्यादा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए खास कई तरह की चीजें अमल में लाई जाती है जो आज भी आपको देखने को मिलती है। तो जैसे आपने देखा कि पहले सती प्रथा मौजूद थी, आपने देखा होगा, ये बहुत दिनों की बात नहीं है, ये 150 वर्ष पहले भी भारत के अंदर में अस्तित्व में थी। और अभी भी कहीं कहीं जो सामाजिक रूप से जबरदस्ती की जाती है और पुनः विवाह करने पर भी पाबंदी लगाई गई। एक त्योहार, एक और प्रथा थी जिसे जोहार प्रथा कहते हैं। यानी जोहार प्रथा ये है, इसका मतलब था कि जो कुछ भी राजपूत जब हार जाते थे, जो योद्धा होते थे, और योद्धा हारने के बाद में जो उनकी पत्नियां हुआ करती थी, उनकी बेटी हुआ करती थी, तो शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाते थे। और उसके बाद उत्पीड़न से बचने के लिए एक प्रकार से स्व इच्छा से वो अपनी आहुति देने की प्रथा उस काल में थी, जिसको जोहर प्रथा कहते हैं। यानी सती प्रथा, जोहर प्रथा और प्रदा प्रथा। तो प्रदा प्रथा भी आप देखेंगे तो प्रदा प्रथा आज भी जिंदी है। सती प्रथा तो काफी हद तक कम हुई है, यानी समाप्त हुई जैसे ही है। लेकिन आज भी भारत के अंदर में आप देखेंगे तो प्रदा प्रथा जो है वो आज भी अस्तित्व में है। ये यदि आपको देखना हो तो भारत के कई प्रदेशों में आप देख सकते हैं आज भी जिंदी है, ये समाप्त नहीं हुई है। और इसको करने वाले काम अभी भी लगते हैं। देवदासी की मैंने पहले भी बात बताई कि देवदासी जो प्रथा है वो दक्षिण भारत में अभी भी है, और इसको धार्मिक प्रथा के रूप में लोग मानते हैं आज भी। और इवन बाल विवाह प्रथा भी आज भी अस्तित्व में है बहुत सारे जगहों में। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और गुजरात जैसे प्रदेश में कई ऐसे प्रदेश हैं। और स्पेशली ग्रामीण अंचलों में आज भी कम उम्र में शादी की जाती है, बाल विवाह प्रथा जिसे कहते हैं। और ये प्रथाएं ये आज भी अस्तित्व में है, और जिसका कारण जो है कई प्रकार के संकट आने की संभावना पाई जाती है। यौन उत्पीड़न,
क्योंकि आए दिन एक समस्या बनी हुई है। आज भी आपने देखा होगा कि यौन उत्पीड़न जो समस्या है, हर दिन कई संख्या में लोग जो है उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न होता है, जिसे हम बलात्कार कहते हैं। अभी अभी आपने घटना देखी होगी, ये तो कई घटनाएं दिख जाती है, कई घटनाएं लोगों के ध्यान में आती है, और कई घटनाओं को तो लोगों के सामने भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। ऐसी कई घटनाएं जो आज भी देखी जाती है। दहेज प्रथा आज भी एक प्रकार से अभिशाप बनकर है। आपने देखा होगा समाज के अंदर में आज कई प्रदेश हैं जहाँ पर शादी के समय में दहेज लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कई। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की यदि प्रथाएं जिंदी रहेगी तो सोशल रिफॉर्मर, यानी समाज को बदलने का काम या उन्हें परिवर्तित करने का काम जो है वो अस्तित्व में नहीं आएगा। इसलिए कई जगह आपने देखा होगा कि माँ बाप को अपनी जमीन बेचकर, अपने सामग्री को गिरवी रखकर, या अनेक प्रकार के कष्ट को उठाकर जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद में ऐसी दहेज का देने का काम भी किया जाता है, जो कि एक बड़ी समस्याएं हैं। और घरेलू कई प्रकार की हिंसा होती है, तस्करी होती है। आज भी कई जगहों में महिलाओं की तस्करी होती है, और घरेलू हिंसा में कई केसेस आपने देखे होंगे कि कई तरह की हिंसा होती है, और ज्यादातर ये महिलाओं के लिए ये बात देखी गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात अभी भी देखी जाती है, जो भ्रूण हत्या है। यदि कोई लड़की यदि जन्म लेने वाली है, यदि पता चल गया माँ बाप को, तो ऐसे समय में उसकी हत्या करने की भी कोशिश की जाती है। तो ऐसी तमाम जो कुछ भी बातें हैं वो काफी हद तक एक प्रकार से गलत तरह की बातें आज भी यानी प्रथाएं जिंदी है, और उस प्रथा को समाप्त करना हमारी अपनी एक नैतिक जवाबदारी है। यदि हमने इसको समाप्त नहीं किया तो कमजोरियां बनी रहेगी, और आने वाले समय में और भी समाज कमजोर बनते जाएगा। इसलिए इसके लिए प्रयत्न करना, इसको हटाना, इसको मिटाना हमारी नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। इसलिए दुनिया भर में जो मूवमेंट चलाई गई कई लोगों के द्वारा, वो इन बातों के लिए ही फोकस किया करते थे कि समाज में इस तरह की व्यवस्था है, अब इस व्यवस्था को कैसे दूर किया जा सकता है। उनका इस तरह का चिंतन था, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कोशिश भी की, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए। और उन्होंने अपने इस कार्य को करने के लिए लोगों में चेतना का काम करने की कोशिश की, और लोगों ने बदलाव लाने की कोशिश की। क्योंकि प्रतिनिधित्व के तौर पे चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, वे पूरी तरह से सोशल रिफॉर्मर का काम नहीं करते, समाज को परिवर्तित करने का काम नहीं करते। आपने ये देखा ही होगा। क्यों? क्योंकि वे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जो पॉलिसीज होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन सोशल रिफॉर्मर का काम वो बिल्कुल भी नहीं करते। आपने अक्सर ये देखा होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह का काम नहीं। तो ये तो मैंने कुछ मूलभूत समस्याएं बताई है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई समस्या हैं जिसको लोग ध्यान में नहीं लाते, और इस तरह की बुराइयां जो हैं या कुप्रथाएं समाज में जिंदी रहती है। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का इतना परिसर है, लेकिन इतना ही परिसर नहीं होता। दुनिया एक बड़ी होती है, यानी कुओं की तरह दुनिया नहीं है। कुओं से दुनिया नहीं है, बल्कि समुद्र की भांति दुनिया है, यानी समुद्र जितना बड़ा उससे भी कहीं दुनिया बड़ी है। तो सोशल रिफॉर्मर का काम, यानी सामाजिक बदलाव का काम एक बड़ा काम है, और वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया तक यह एक प्रकार से समस्या बनी रहती है। ये भारत में नहीं, अपितु कई देशों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा कई समस्या भारत के अंदर में है। और इसलिए बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर होकर गए, बहुत सारे जो समाज सुधारक होकर गए, उन्होंने इन बातों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है, और उसी का एक बड़ा कारण है कि समाज में कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। और यही मूवमेंट हमारी चलनी चाहिए। तो नेशनल यदि मूवमेंट बनती है, राष्ट्रीय मूवमेंट बनती है, और जगह जगह लोग इस तरह की समस्या को यदि हमने पॉइंट आउट किया, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग समस्याएं होती है, और जब अलग अलग समस्याएं होती है तो उसको पॉइंट आउट करके उस पर अपना विचार और उस पर सॉल्यूशन, यानी उसका उपाय, यानी विचार और उपाय, यानी समस्या और समाधान, ऐसी दो बातें होती है। तो उसको यदि हमने दिया तो जगह जगह जो है एक प्रकार के लोगों में बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है। लोग बदलेंगे, लोग सुधरेंगे, और इसी को तथागत गौतम बुद्ध की भाषा में एक प्रकार से कुशल कार्य कहा जाता है, पुण्य कार्य कहा जाता है। और उन्होंने इस पर काफी हद तक जोर दिया, क्योंकि
ये सभी बातें व्यक्ति के जीवन में दुख लाने का काम करती है। और दुख उनके जीवन में जब होता है तो उसको दूर करने का काम भी जो चिंतक है, जो जानता है, जो समझता है, जो इस पर काम करने चाहते हैं, उन लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को भी देखा है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। यानी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लोगों में इस तरह के बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है और नए जनरेशन को भी ट्रेन किया जा सकता है, नए जनरेशन को भी इस तरह की सोच निर्माण की जा सकती है, क्योंकि ये बातें जब तक उन्हें बताएंगे नहीं तब तक ये बदलाव नहीं आता। तो इसलिए ये हमारी अपनी समस्या है और उसके लिए मूवमेंट का चलना जरूरी होता है, उसके लिए आंदोलन का चलना जरूरी होता है, उसके लिए मिशन का चलना जरूरी होता है। तो उसके लिए एक मिशनरी बनकर कार्य करने की कोशिश करें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को तो जिएंगे, हम अपने पारिवारिक जीवन को तो जिएंगे। तो कुछ लोग फुल टाइमर होते हैं और कुछ लोग पार्ट टाइम होते हैं, दो तरह के लोग काम करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा ड्यूटी होता है फुल टाइम के लिए कि हमें यही काम करना है। एक ऐसा आदमी कि जो पार्ट टाइम मतलब अपने काम को करते हुए इस काम पर ध्यान देने की कोशिश करना। तो ऐसे दो तरह के लोग पाए जाते हैं और दो तरह के लोगों के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और इसलिए इस तरह का उत्थान या इस तरह की कोशिशें बढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि मान लिया जाए देश के अंदर में शिक्षा मिलना बंद हो जाए, अब मान लिया शिक्षा महंगी हो गई, अब ये शिक्षा महंगी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लोगों ने पढ़ना लिखना बंद करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो ऑटोमेटिकली जो महात्मा फुले ने जो बात कही थी कि इनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता बल्कि इनका विनाश हो जाता है, यानी इस तरह की बात कही है, विनाश हो जाता है उनके जीवन में। ये बड़ा मोटा अनर्थ अनर्थ हो जाता है कुल मिला के, यानी कोई साधारण काम नहीं है। तो अनर्थ यदि से बचना हो तो हमें शिक्षा और ये बाकी के जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन के बाद, जो समाज की स्थिति का जायजा लेने के बाद जो कुछ भी समस्या वर्तमान में दिखाई देती है, उसको दूर करने का मूलभूत जो उपाय है वो हमारे अंदर होना चाहिए और उस पर हमने काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सॉरी यदि इस तरह का परिवर्तन किया गया तो एक काफी हद तक एक बदलाव लाने की कोशिश की जा सकती है। और इसलिए इसके लिए मेहनत करना जरूरी है, इसके लिए परिश्रम करना जरूरी है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसलिए सोयो को जगाना नहीं बल्कि जो जागे उनको ही जगाने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज तो आखिरकार लोगों में, कम लोगों में चेतना पाई जाती है, यानी जीवित तो है लेकिन जीवित होने का एहसास सब लोगों में नहीं पाया जाता, यानी चेतना जो होती है वो कम लोगों में पाई जाती है इस तरह की। और जब चेतना कम लोगों में पाई जाती है तो कम लोगों के माध्यम से ही इस तरह के काम को करने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने इस पर चिंतन किया, उस पर ध्यान दिया। तो आपको तो मुख्य मुख्य लोगों के बारे में जानकारी है ही, लेकिन विश्व में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह की समस्या को, सामाजिक लेवल की समस्या को, व्यक्ति के जीवन की समस्या को पॉइंट आउट किया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और उसी के कारण है कि सोसाइटी में एक बदलाव दिखाई देने की संभावना पाई जाती है। उसके लिए एजिटेशन जरूरी होता है, उसके लिए आंदोलन जरूरी होता है और लोगों में बदलाव लाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी होता है। ये प्रमुख रूप से कार्य है जो हम लोगों के लिए विचार करके, उस पर चिंतन करके उसे आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा सकती है और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जब तक कोई व्यक्ति सामने आकर इन चीजों को करता नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमें जाकर, खुद ही जाकर, दूसरे बुलाते तब नहीं कि हमें दूसरे लोग भाषण देने के लिए बुलाए तो हम जाएंगे भाषण दे के आएंगे, वो मोमेंट नहीं होती। वो तो सिर्फ आपका विचार उन तक गया है, लेकिन जब हम खुद निकलकर उस लेवल का कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा अपना कार्य माना जाता है, हमने अपना कार्य को अंजाम दिया। लेकिन दूसरे के लिए अवेयरनेस पैदा करने का काम किया, लेकिन वो दूसरों के लिए होता है। और जब हम खुद ही जाकर इस काम को करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रमुखता से हमने अपने माध्यम से लोगों में परिवर्तन करने की कोशिश की है। तो आप देखते ही है कि सावित्री को भी कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे आप जानते ही हैं। ये बड़ा चर्चित है, लोग सब जानते हैं कि वो स्कूल में जाती थी
तो लोग उसको गोबर पत्थर कीचड़ और न जाने भला बुरा किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, उसको डराने और मारने और न जाने क्या क्या धमकियां दिया करते, लेकिन वो डरी नहीं। और उसके लिए फिर वो कपड़े गंदे हो जाते थे तो अपने साथ में वो दो साड़ी यानी जिसको लुगड़ा कहते हैं, वो लुगड़ा लेकर जाती थी और गंदा होने के बाद में एक बदल देती थी, दूसरा पहन लेती थी। तो समझ सकते हैं कि उस काल में इस तरह की उसने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद भी फिर भी डरी नहीं, लेकिन शिक्षा का काम उसने किया। ये उसके जीवन का एक बड़ा योगदान है, जिसे हम सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम उसको जानते हैं कि उसने बड़ा काम किया। तो इसी तरह की मूवमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए करनी होती है, ताकि लोगों में बदलाव आए, लोगों में परिवर्तन आए। क्योंकि जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको बल नहीं देंगे, तो लोग बदलते नहीं है। तो एक बेहतरीन जिसको काम कहते हैं कि हमने लोगों के उत्थान के लिए इस तरह की योजना बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, इस तरह के कार्य करने के लिए हमने निकल पड़ना, ये हमारी प्राथमिकता होना बहुत ही जरूरी है आज के इस दौर में। और ये जब तक टीम नहीं बनती है और इसको करने वाले लोग तैयार नहीं होते, तो हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जगह जगह जाकर जो है लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को चलाने की हमने कोशिश करना जितना अपने से हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तो जीवन एक समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो कोई रहने वाला नहीं है, उसका मिट्टी बन जाएगा, उसकी हवा बन जाएगी, उसका पानी बन जाएगा, उसकी उष्णता हो जाएगी, यानी वो बदल जाएगा, तब वो कुछ होने वाला नहीं है। हलचल भी करने के बाद में कुछ करना चाहे तब भी कोई होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हमें समय मिल गया तो उतने समय को सदुपयोग करते हुए उसमें लगाने की कोशिश करना, ये एक अहम बात होती है। यानी जिम्मेदारी उठाकर कार्य को करने की पूरी तत्परता के साथ में कोशिश करना कि मैं अपने जीवन काल में इस कार्य को करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और मैं अपने माध्यम से इसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा। ये हमारा सबसे ज्यादा प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए ये जो आंदोलन की मैंने बात बताई अभी कि इस इतने सारे जो कुछ भी समस्या सोसाइटी में है, और आप जैसे जैसे घूमेंगे वैसी वैसी समस्याएं आपको सामाजिक से लेकर पारिवारिक से लेकर देश और दुनिया की समस्या जो है वो ध्यान में आने की पूरी संभावना पाई जाएगी। जैसे जैसे आप लोग इस तरह का करते रहेंगे तो वो बातें हमारे दिमाग में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें वो अनुभव लेने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वो करने की कोशिश करें, क्योंकि सावित्री को ही पता है कि किस लोगों ने या किन लोगों ने उसको परेशान किया, और वो परेशान करने के बाद कौन सा ऐसा दिमाग लगाई जिससे उसको फिर से अपने कार्य को उसने भली भांति कर लिया। तो वो ही जानती है कि उसे क्या करना पड़ा। रमाबाई अम्बेडकर ही जानती है कि उसको क्या करना पड़ा था जीवन काल में, और कौन से परिश्रम करके उसने आगे बढ़ने की पूरी तरह से कोशिश की। तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इस काम को करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और इस काम को करने के लिए हमें आगे बढ़ना, ये हमारी अपनी जरूरत है। और इसलिए समस्या ऐसे ही दूर नहीं होती, समस्या दूर की जाती है, यानी ऑटोमेटिकली वो समस्या दूर होने की संभावना नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए न्यूटन का जो सिद्धांत है ये बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि कोई वस्तु यदि रखी है, जब तक आप उस पर कोई बल नहीं देते तब तक वो गतिमान नहीं होता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो उसी तरह से आज के समय में कोई भी चीजों को करने के लिए हमें हलचल करनी होती है, उसको हमें लेना होता है, और उसके आधार पे हमें अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचना होता है। और यही करने के लिए हमें सदैव जो है वो प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यही एक अपना ध्येय है, यही अपना एक उद्देश्य है जो अपने दैनिक जीवन में काम करने की कोशिश करना। तो इसलिए आपने देखा होगा, चाहे फिर रमाबाई अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, या फिर महाप्रजापति गौतमी हो, चाहे फिर वो आम्रपाली नगरवधु जो बाद में उसका चित्त परिवर्तित हो गया, या फिर भारत के अंदर में मदर टेरेसा आने के बाद में गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, या फिर ऐसी कई ऐसी महिलाएं जो दुनिया भर में इस कार्य के लिए जानी जाती है, जिन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत सारे कार्य करने की पूरी तरह से कोशिश की। क्योंकि उन्होंने कोशिश की इसलिए उनके द्वारा वो कार्य हो पाया। यदि कोशिश नहीं की होती तो उनके द्वारा कोई कार्य होने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए मैं बार बार इस बातों को हमेशा कहते रहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आपने, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कोशिश करते रहना जरूरी है, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी सफलता आएगी। बिना कोशिश किए हुए
वह सफलता नहीं आती। इसलिए कार्यों को गतिमान बनाए रखना ये हमारी अपनी जरूरत है। कार्य को हमेशा वह उस लेवल तक पहुंचाना हमारी अपनी जरूरत है। तो इस पर हमें विशेष बल देना, उसको आगे बढ़ाना और उसको करके लेना ये जरूरी है। और इसलिए बार बार जो है वो अपने इस कार्य को फोकस करना, कहीं हम भूल तो नहीं जा रहे हैं, अपने कार्यों में कहीं जो है उससे पीछे तो नहीं हट रहे, और अपने कार्यों में कहीं हम धीमी गति तो नहीं ला रहे। तो इसको कहा जाता है एनालिसिस करना, अपने आप के बारे में चिंतन करना कि कहीं मैं इस काम में कमजोर तो नहीं बन पा रहे, या हम इस काम में कहीं रुक तो नहीं रहे। तो कहा जाता है कि पानी जो है वो हमेशा गतिशील रहता है और वो शुद्ध होता है। उसी तरह से अपने कार्य को भी हमेशा हमने गतिशील रखने की कोशिश करना। यदि कार्य गतिशील हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो अपने लिए ही ज्यादा बेनिफिट होता है, औरों के लिए तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन जब हम खुद का वह चिंतन करेंगे तो ये पाया जाएगा कि उसका लाभ जो है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। और इसलिए तथागत ने मनुष्य के जीवन को एक मूल्यवान बताया। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बताया कि ये श्रेष्ठ जीवन है, और श्रेष्ठ जीवन की कीमत हमने समझनी चाहिए। उसको हमने अपने जीवन में उसका महत्व जानना और उसको करने की कोशिश करना। इस तरह के गतिशीलता को सदैव ही बनाए रखने की हमने कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी है। और इस अहम बातों पर हमने रोज ध्यान में रखने की कोशिश करना। तो सिर्फ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को किस तरह से हम लोग और भी मजबूत बना सकते हैं, और भी पक्का बना सकते हैं, और कैसे और भी हमारी अपनी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए तथागत ने जो बात बताई है वो है पारमी की बातें, पारमिता की बातें, कि पारमिता जो है वो इस तरह से हमारी बढ़ती है जब हम इस तरह से ढंग से काम करते हैं। तो उस पारमी में हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो पारमी जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी पूर्ण होते रहती है। वो श्रेष्ठ गुणों को हम अपने जीवन काल में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसका एक अपने जीवन में एक अहम महत्व होता है, और उसमें हमें एक ताकत मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। तो एक अद्भुत ताकत मनुष्य के पास छिपी हुई है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, किस बातों पर हमें विशेष जोर देने की कोशिश करना और उसको बढ़ाए रखने की कोशिश करना, इसके लिए हमारा एक महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हम वर्तमान में जो कुछ भी देश में चल रही प्रथाएं, देश में चल रही समस्या है, अब वो समस्या है ये मानने वालों को समस्या नहीं लगती। आपने देखा होगा कि जो उसको मानता है या जो उसको पालन करता है उसको वो समस्या नहीं लगती, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसके ध्यान में हम कैसे लाए कि ये समस्या है, उसके ध्यान में कैसे लाए कि ये कुप्रथा है, ऐसा है उनके ध्यान में कैसे लाए कि ये आरक्षण गलत है या सही है। कई तरह की ये चीजें अस्तित्व में आती है, तो उसके ध्यान में लाकर देना। तो उसके लिए कहा जाता है कि जैसे मैंने कल भी ये बात बताई थी कि तुलनात्मक करके किसी चीज को बताने की कोशिश करना, या उसको समझा कर देने की कोशिश करना कि ये चीजें महत्व की है, और आपने यदि इन चीजों को यदि समझा तो कल्याण आपका होगा, आपका जो है ये तरक्की हो सकती है। इस बातों को हम समझाने का लेवल जो है वो हमने समझना चाहिए। इसलिए मैंने कल मनोविज्ञान की बात कही थी कि हम अपने उस लेवल को बढ़ाए, और मनोवैज्ञानिक जो कुछ भी दृष्टिकोण है उस पर हम विशेष ध्यान देने की कोशिश करें कि मनोवैज्ञानिक यानी मन का ज्ञान, मन का व्यवहार, मन का बिहेवियर जिसे कहा जाता है, वो मन के बिहेवियर को और उस बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करके उसे हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। तो उनके ध्यान में वो चीजें आ जाएगी, और ध्यान में आने के बाद में वो चीजें जैसा वो करने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। तो किसी चीज को पता कर देना, किसी चीज को समझा कर देना। और इसलिए मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि दुनिया में प्रचार प्रसार सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, वो दोनों चीजें प्रचार और प्रसार पर बड़ी निर्भर करती है। तो इसलिए ये प्रमुख जो समस्याएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो समाज का विकास में बाधक है, समाज के कहीं ना कहीं तरक्की में बाधक है, उसके लिए सोशल रिफॉर्मर का काम करना हमारी अपनी एक भूमिका होना चाहिए। क्योंकि समस्याएं अनेक हैं और उसका उपाय भी है। ये समस्या है तो समस्या के बाद उपाय नहीं है ऐसा नहीं है, समस्या भी है और
समस्या को दूर करने का उपाय भी, दोनों चीजें हैं। लेकिन उस उपाय को दूर करने का जो उपाय है उसे हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो रोग है और रोग की दवा भी है। और जब रोग है और रोग की दवा भी है तो रोगों की दवा के लिए लोगों तक दवा पहुंचाना ये हमारा काम होना चाहिए। तो अपने माध्यम से जो है वो हम करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके लिए हम उपाय भी कर सकते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है जो आज हमने इस सुबह के सेशन में देखने की कोशिश की, जो कि एक भारत के संविधान की विशेषता, मौलिक अधिकार और दुनिया भर में चल रही महिलाओं की मूवमेंट या शूद्रों की मूवमेंट या जो नीचे तबके लोगों की मूवमेंट है, पिछड़े लोगों की मूवमेंट है, जिसके लिए दुनिया भर में लोगों ने काम किया। और जो प्रथाएं, जो समस्याएं जो अस्तित्व में है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और समस्या और समाधान, ये इस तरह की हमने बातों पर आज जोर देने की कोशिश की। तो सुबह के सेशन में हमने ये चीज समझा है जो कि हमारे लिए एक अहम बात है। तो हम लोग दोपहर के सेशन में भी और भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी समय है आप लोगों के लिए भोजन का, ताकि आप 1 घंटे का आपको छुट्टी, 1 घंटे में आप लोग भोजन कीजिए और उसके बाद हम लोग 1 बजे मिलते हैं पुनः। तो आज आप लोगों ने इस सुबह के सेशन में सभी लोगों ने इस विचारों को सुना है। तो सब लोगों का अभिनंदन कि आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ सुना है और इसको समझा है। क्योंकि ये ट्रेनिंग का 3 दिन का हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमने 2 और आधा दिन हमने पूरा किया, अभी हमारे पास 4 घंटे हैं और 4 घंटे में आज का जो हमारा 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो समाप्त किया जाएगा। तो अभी हम लोग इस सुबह के सेशन को यही रोकते हैं ताकि आपको भोजन का अवसर मिल सके, क्योंकि भोजन भी जरूरी है। यदि भोजन नहीं किए तो विचार भी उपस्थित नहीं होंगे और फिर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है वो भोजन में लगा रहेगा। इसलिए छुट्टी भी जरूरी है। तो अपने मन को, अपने शरीर को अच्छी तरह से राहत देने के लिए सुबह के सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो सबके प्रति मंगल कामनाएं। मिलते हैं 1 बजे ठीक समय पर। धन्यवाद। धन्यवाद भंते जी। धन्यवाद भंते जी। हंगामे भंते जी।